हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश अवशोषण का नियम या बियर-लैम्बर्ट का नियम। बियर-लैम्बर्ट का नियम जो है वह पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है। जैसे कि इस डायग्राम के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, परंतु एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। जब हम किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम उस पदार्थ को द्रव अर्थात विलयन की अवस्था में एक ट्यूब के अंदर बंद कर देते हैं और फिर किसी प्रकाश स्रोत से पराबैंगनी प्रकाश को इस पदार्थ से होकर गुजारते हैं, जिसमें कि प्रकाश का बहुत सारा भाग पदार्थों में उपस्थित अणुओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और केवल कुछ ही भाग पदार्थों से बाहर निकल पाता है। और जो भाग पदार्थों से बाहर निकल पाता है वह मोनोक्रोमेटर में चला जाता है, जहाँ जो प्रकाश की 7 किरणें होती है वह अकेली प्रकाश किरण पुंज के रूप में इस मोनोक्रोमेटर से बाहर निकलती है और फिर डिटेक्टर में चली जाती है और डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर लेता है और फिर डिटेक्टर के बाद वह रिकॉर्डर में चली जाती है, जहाँ हमें आर की संरचना के रूप में एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है और इसी ही रिकॉर्डिंग को ही पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं बियर-लैम्बर्ट का नियम। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश रसायन के नियमों का पालन किया जाता है। अर्थात यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश रसायन के नियमों का पालन का मतलब यह है कि जब हम जिस पदार्थ का हम स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हैं उस पदार्थ को जिस ट्यूब के अंदर भरा हुआ है उस ट्यूब की लंबाई तथा चौड़ाई क्या है, उस ट्यूब के अंदर जो द्रव भरा है उसकी सांद्रता क्या है, वह कितना सांद्र अर्थात तनु है जो विलयन उसके अंदर भरा है, जिस पदार्थ का हमें स्पेक्ट्रम ज्ञात करना है। यही यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश रसायनों के नियमों का मतलब है। सन 1970 में लैम्बर्ट ने एक नियम दिया था जिसे लैम्बर्ट का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार आपतित प्रकाश तथा पारगमित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह उस विलयन की सांद्रता तथा लंबाई के साथ संबंधित होती है। अर्थात साल 1970 में लैम्बर्ट ने एक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार जो आपतित प्रकाश की किरणें तथा पारगमित प्रकाश की किरणें होती है उनकी जो तीव्रता होती है वह उस विलयन की सांद्रता तथा लंबाई के साथ संबंधित होती है। और पदार्थ में प्रवेश करने वाला रेडिएशन जो होता है उसे IR से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इस पदार्थ में जो रेडिएशन प्रवेश करता है उसे IR से प्रदर्शित करते हैं और पदार्थ से बाहर निकलने वाले रेडिएशन की जो तीव्रता होती है उसे IS से प्रदर्शित करते हैं और इस पदार्थ से जो रेडिएशन बाहर निकलता है उसे IS से प्रदर्शित करते हैं। और जो अवशोषणता होती है उसे A से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब भी पदार्थ में रेडिएशन प्रवेश करता है तो पदार्थों के अणुओं द्वारा बहुत सारा रेडिएशन अवशोषित कर लिया जाता है और जो रेडिएशन अवशोषित कर लिया जाता है उसे अवशोषणांक A से प्रदर्शित करते हैं, जो A बराबर IR/IS होता है, जहाँ अवशोषणांक A है और पदार्थ के अंदर प्रवेश करने वाला रेडिएशन IR तथा पदार्थ से बाहर गुजरने वाला रेडिएशन IS होता है, तो तब अवशोषणता A होती है और तब होता है A बराबर IR/IS। इसे हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसे हम log IR/IS के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और तब A बराबर log IR/IS है और तब हम log IR/IS को इस तरफ रख देंगे और हम जानते हैं कि log IR/IS बराबर ECl होता है। यह समीकरण नंबर 2 है, जहाँ E मोलर अवशोषणकता होती है अर्थात अवशोषकता होती है, C पदार्थ की मोलर सांद्रता होती है और L उस सेल की सेमी में लंबाई होती है जिसमें वह पदार्थ भरा है। अब ECl को बाईं तरफ रख देंगे और log IR/IS को दाईं तरफ रख देंगे। अब ECl के साथ अब जो E के साथ Cl गुणा में है उसमें से Cl को log IR/IS के साथ बट्टे में रख देंगे, तब E बराबर log IR/IS बटे Cl होगा। और हम जानते हैं कि जो A होता है A बराबर log IR/IS होता है, तो तब हम log IR/IS की जगह पर A रख देंगे, तो तब E बराबर A/CL हो जाएगा और यह E बराबर A/CL ही बियर-लैम्बर्ट का नियम है।
दोस्तों एक बार इसे फिर समझते हैं। किसी पदार्थ के अंदर जो रेडिएशन प्रवेश करता है उसकी जो तीव्रता होती है उसे IR कहा जाता है, और पदार्थ से बाहर गुजरने वाली जो रेडिएशन होता है उसकी तीव्रता IS से प्रदर्शित की जाती है। और पदार्थों के अणु द्वारा जो प्रकाश अवशोषित किया गया हो उसे A से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे अवशोषणांक कहा जाता है। तो तब अवशोषणांक A बराबर IR/IS होता है। यह समीकरण नंबर 1 है। इसे हम log IR/IS के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और तब A बराबर log IR/IS होगा। और हम जानते हैं कि log IR/IS बराबर ECl होता है, जहाँ E जो होती है वह मोलर अवशोषकता होती है, और C जो होता है वह पदार्थ की मोलर सांद्रता होती है। L उस सेल की सेमी में लंबाई होती है जिसमें वह पदार्थ भरा है। और तब हम ECl को बाईं तरफ रख देंगे और log IR/IS को दाईं तरफ रख देंगे, और तब E के साथ जो Cl गुणा में है उसे log IR/IS के साथ भाग में अर्थात बटे में रख देंगे। तो तब E बराबर log IR/IS/Cl हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो A होता है A बराबर log IR/IS होता है। तो तब log IR/IS की जगह पर हम A रख देंगे, तो तब E बराबर A/Cl हो जाएगा। और E बराबर A/Cl ही बियर-लैम्बर्ट का नियम है। अब है मोलर अवशोषकता। किसी पदार्थ के अणु द्वारा अवशोषित हुए विकिरणों की शक्ति या तीव्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाई की मात्रा को ही मोलर अवशोषकता कहते हैं। और दोस्तों अब है इसका लास्ट टॉपिक, इसकी सीमाएं अर्थात लिमिटेशन। प्रकाश अर्थात लाइट एक वर्णीय अर्थात मोनोक्रोमेटिक अर्थात अकेली तरंग दैर्ध्य वाली होनी चाहिए। अर्थात जो इसमें जो लाइट होती है जब वह मोनोक्रोमेटर में प्रवेश करती है तो वह अकेली तरंग दैर्ध्य के रूप में डिटेक्टर में चली जाती है। अर्थात इसमें जो लाइट होती है वह मोनोक्रोमेटिक अर्थात अकेली तरंग दैर्ध्य वाली होनी चाहिए। इसमें जो विलयन हम प्रयुक्त करते हैं वह पर्याप्त मात्रा में तनु होना चाहिए। अर्थात इसमें हम जिस विलयन का प्रयोग करते हैं वह विलयन पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और प्रयोग के दौरान ताप स्थिर रहना चाहिए, अर्थात कम ज़्यादा ताप नहीं होना चाहिए। पदार्थ में कोई भी स्कंदन नहीं होना चाहिए तथा विलयन में जल अपघटन आदि जैसे कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी इसकी सीमाएं। और यहाँ पर UV स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात प्रबंग स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।